जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की साइंस की पीवाईक्यू सीरीज, जिसपे हम 10 फरवरी के तीनों शिफ्टों के साइंस के क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा गुण एक सजातीय मिश्रण को एक विषम मिश्रण से अलग करता है? तो समान संरचना जो होती है वो इन दोनों को अलग करती है। प्रश्न क्रमांक 2, एक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से सदैव क्या बनता है? तो याद रखिएगा कि लवण व पानी हमेशा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, कि पक्षी व स्तनधारी जैसे उच्च ऊर्जा वाले व निरंतर शरीर के तापमान वाले जानवरों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। किसमें? पक्षी और स्तनधारी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि पौधों में खाद्य संचालन करने वाले जटिल ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है? उसमें छिद्रित भित्तियां होती हैं, तो चालनी नलिका हो जाएगी। तो कैसे याद करोगे? देखो, हमारे घर में जो चलनी रहती है आटा चालने वाली, उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, तो अपन ऐसे याद कर लेंगे चालनी नलिका से। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में 2 अलग अलग व्यक्तियों से डीएनए को मिलाने से क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि आनुवांशिक भिन्नताएं बढ़ जाएंगी आबादी में, ये इसका फायदा होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन के बारे में सत्य बताइए। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, वह इसका द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि स्थिर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके सीधे अनुपातिक होता है? एक क्वेश्चन है, तो किसके अनुपातिक होता है? धारा के वर्ग की। जो प्रतिरोधक से जो धारा निकल रही है ना, उसके वर्ग के अनुपातिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एक जलीय घोल में क्षार के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, अगर एक जलीय घोल है तो क्षार जो होगा उसमें OH माइनस आयन देगा और अम्ल जो है H प्लस आयन देगा। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, धातु को निकालने के बाद परिष्कृत करने का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी धातु को हम अगर निकाल रहे हैं खदानों से, उसको परिष्कृत करने का उद्देश्य क्या है? कि उससे अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 11वां नंबर का क्वेश्चन, दर्पण सूत्र को अगर हम हल कर रहे हैं संख्यात्मक मानों को, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि प्लस माइनस वाली जो चिन्ह परिपाटी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कि CH3CH2OH या इसको अपन अगर क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का मतलब होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अम्लीय KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल मिलेगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 13, मेगाफोन, हॉर्न व स्टेथोस्कोप का उपयोग क्यों होता है? ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, संचारित करने के लिए व प्रवर्धित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्पैरोगैरा जो एक बहुकोशिकीय जीव है, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो विखंडन प्रकार का होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चलती कार में ब्रेक लगाते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? देखिए, जब कार चल रही है तो दैट मीन्स कि व्यक्ति भी उसके साथ चल रहा है, उसका माइंड उसी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो अभी व्यक्ति के दिमाग में क्या आ चुका है? गति की जड़ता आ चुकी है। अब क्या हुआ? कार ने अचानक से ब्रेक मार दिया। कार ने तो ब्रेक मार दिया, लेकिन दिमाग में तो अभी भी गति चल रही है ना, तो उसने ब्रेक मारा नहीं, इसलिए कार तो रुक गई, पर जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ झुक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि गति के जड़त्व के बने रहने के कारण उसके दिमाग में अभी भी गति का जड़त्व बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl कहते हैं, इसके क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 में है। तो आप बताइए कि सोडियम क्लोराइड जो पूरा NaCl है, इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान अपन कैसे गणना करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे,
टोटल NaCl का निकल आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कि G है, इसका SI मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, एक समान वेग से गतिमान पिंड के लिए त्वरण कैसा होता है? तो अगर एक समान वेग से अगर कोई मतलब पिंड है वो गतिमान है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक समान वेग है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अणु उच्च ऊर्जा परावैगनी द्वारा विखंडित होता है? तो ऑक्सीजन का ही विखंडन होता है, तो ऑक्सीजन विखंडित होकर के O3 बन जाती है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से परिवर्तित होती है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि बीज के अंकुरण व पौधा बनने हेतु आवश्यक क्या है? तो देखिए, किसी भी बीज को अंकुरित होना है या बड़ा पौधा होना है तो उसके लिए उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां वहां की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, किस प्रकार की रक्तवाहिका में उच्च दबाव का सामना करने के लिए मोटी और लोचदार दीवारें होती हैं? तो देखो, धमनी कैसे याद करोगे? देखो, धमनी को याद करो धमकी से। तो जब अपन किसी को धमकी देंगे तो उस पर उच्च प्रेशर बनाएंगे ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना करने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 1/3 गुना हो जाता है। इसको मैं किसी अलग से वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि एक कुली जो है वो 25 केजी द्रव्यमान का सामान जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य। तो देखो, किसी भी चीज को हम हाइट पे लेके जाएंगे तो कार्य का सूत्र वहां पर mgh लगाना है। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट। ठीक है। तो जी m क्या है? द्रव्यमान 25 है, जी 10 दिया था और हाइट 2 मीटर दी हुई थी, गुणा करोगे तो 500 जूल आ जाएगा। ये पहला शिफ्ट आपका कंप्लीट हो गया 10 फरवरी की। सेकेंड शिफ्ट में फटाक से बढ़ते हैं। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट क्या है कि एक अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है, मतलब मुख्य फोकस होता क्या है ये पूछा गया था। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परिवर्तन के बाद अपसरित होती है। दैट मीन्स कि कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण अगर जा रही है तो वो परिवर्तन के पास जहां से भी अवसरित होगी उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है। अब आया कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? ठीक है, किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं और इन्हीं को हम असतत कक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में क्या गलत है? तो ये पढ़ लीजिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति हुआ प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, तो यही गलत था, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में लैंगिक प्रजनन से क्या लाभ होता है? तो देखो, पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उससे क्या लाभ होता है? आनुवांशिक विविधता। ठीक है, ये अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। जब कोई हाइड्रोजन जलता है और नीली गैर चमकीली लौ अगर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है, आप देखोगे जब गैस अपन चलाते हैं तो ऊपर नीली लौ जलाई देती है, इसका मतलब क्या होता है कि उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन हो रहा है उसका। ठीक है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जड़त्व व द्रव्यमान के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको सिंपली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि बर्फ से पानी बन गया तो उसकी अवस्था बदल गई, तो सिर्फ और सिर्फ वहां क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर क्या उत्पन्न करते हैं? काले धुएं के साथ पीली लौ उत्पन्न करते हैं, इसको याद कर लेना। जो रिएक्टिव सीरीज होती है प्रतिक्रियाशील
क्रियाशीलता सीरीज। इसमें सबसे ऊपर धातु कौन सी है? सोडियम है। इसकी भी ट्रिक मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं किसी दिन डाल दूंगा। जब किसी आरेख में चुंबकीय रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के करीब खींचा जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 11, चेक डैम क्या कहलाता है? ये अलग क्वेश्चन था, साइंस से रिलेटेड नहीं था, पर दिया हुआ था तो बता देते हैं। बाढ़ग्रस्त खाइयों के पार मिट्टी या कंक्रीट की जो संरचना हो जाएगी उसको हम चेक डैम कहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट कि जो अपन सम्मेलन या सभागृह होता है, इसमें इसकी छतें घुमावदार क्यों बनाते हैं? ये घुमावदार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ध्वनि जो है पूरे में फैल पाए आराम से, है ना, इसीलिए। फिर कार्बन का वह गुण जो बंध बनाता है वह यौगिक बनाता है, संकलन कहलाता है, पता ही है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है कि एक सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा अगर आई है उसको आधा कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र भी आधा हो जाएगा। दैट मीन्स कि धारा को अगर आप आधा करोगे सोलेनॉइड से तो चुंबकीय क्षेत्र भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने गिलास में ठंडा पानी डाल दिया तो पानी की बूंदें बाहर जो जम जाती हैं वो किसके कारण से होता है? वह संघनन के कारण से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दो ग्रहों की त्रिज्या समान है, ग्रह ए का द्रव्यमान ग्रह बी के द्रव्यमान का 2 गुना है। ठीक है। दैट मीन्स कि द्रव्यमान ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या अनुपात होगा? तो सेम अनुपात होगा। ठीक है। जो द्रव्यमान का अनुपात है वही अनुपात आपका किसका हो जाएगा? त्वरण का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर नेक्स्ट क्या है? मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गतियों की भूमिका क्या होती है? क्रमाकुंचन जो पेरिस्टाल्टिक जो है इसकी क्या भूमिका है? तो ये भोजन को पाचन तंत्र में पाचन हेतु ढकेलता है। ठीक है। नेक्स्ट, फूल का कौन सा परिवर्तन यह संकेत देता है कि निषेचन हो चुका है? तो देखिए क्या क्या परिवर्तन है जो निषेचन को कंप्लीट होने का संकेत देगा? तो बीजांड बीज में व अंडाशय फल में परिपक्व होता है। ठीक है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि निषेचन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 कि एक कार का वेग समय ग्राफ अगर एक्स अक्ष के समांतर है और 40 किलोमीटर पर घंटा की एक सीधी रेखा खींची गई है। ठीक है। तो ग्राफ समय अक्ष के बीच अगर t बराबर 0 से t बराबर 3 के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तो एक चीज आपको बताते हैं, अगर आपका जो वेग और टाइम का जो ग्राफ है इसमें जो इसके जो बीच का अंतर्निहित क्षेत्र हमेशा विस्थापन का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। आगे उसको भी अच्छे से समझाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आगे भी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 घंटे के में कार का विस्थापन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1974 में गढ़वाल हिमालय में जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये साइंस से अलग से क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिएगा इसको। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है, उसमें माँ के वो बच्चा पैदा कैसे हुआ है? माँ के एक्स गुणसूत्र के कारण और पिता के वाई गुणसूत्र के कारण। तो बच्चा क्या होगा? तो बच्चा नर होगा। इतना याद रखना कि पिता का गुणसूत्र ही डिसाइड करता है कि बच्चा नर होगा या मादा होगी। ठीक है। तो चूंकि पिता वाई गुणसूत्र वाला था और वाई गुणसूत्र ही से ही नर पैदा होता है इसलिए नर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति गर्म वस्तु को छूता है तो मांसपेशियों की प्रतिक्रिया में देरी होती है। तो तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग तीव्र गति उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका आवेग को सीधे मांसपेशियों तक ले जाने हेतु जिम्मेदार है? दैट मीन्स कि देखिए मांसपेशियां तो प्रतिक्रिया में देर कर रही हैं, दैट मीन्स कि मांसपेशियों को जलने का खतरा है। तब हमारा जो तंत्रिका ऊतक है वो एक्टिव होता है, तो वो किसको भेजता है रिएक्ट करने के लिए? तो एक्सॉन को भेजता है। ठीक है। इतना ऐसे समझ के याद कर लीजिएगा। अब कार के बारे में क्या लिखा हो? कार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, और कार का भी जो एसआई मात्रक है वो ऊर्जा के एसआई मात्रक के बराबर है, मतलब दोनों की इकाइयां
समान है। नेक्स्ट क्या है कि विरंजक चूर्ण जो होता है जिसे हम CaOCl2 कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, ये बनता कहते हैं, ये शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो बुझा हुआ चूना रहता है CaO कहते हैं अपन, इस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, लेंस के किस भाग से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए अर्थात सीधे निकल जाती है? तो अगर कोई भी किरण अगर प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी तो वो सीधे निकल जाएगी। तो ये हम अब 10 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम तीसरी शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। अब तीसरी शिफ्ट में आते हैं। जो गैल्वेनीकरण होता है या सदलेपन, ठीक है, गैल्वेनीकरण जो होता है लोहे को एक पतली परत चढ़ाकर मतलब लोहे के ऊपर एक पतली परत चढ़ा देते हैं जिससे जंग नहीं लगती है। तो किसकी वो परत होती है? केवल जिंक धातु की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थिर खड़ा है तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया व जमीन द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत हो गए, बराबर व विपरीत हो गए। तो क्या यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे पर कार्य कर रहे हैं, मतलब कार्य अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब लोहे की क्यूल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग नीला रंग जो है फीका पड़ने लगता है। इसका कारण क्या है कि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल जाता है, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में क्या है, जो आयरन है वो कॉपर के ऊपर है, तो कॉपर सल्फेट का बदल जाएगा, आयरन सल्फेट में बदल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण, पीडीएफ पीछे चली गई थी, फिर से शुरू करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिणाम किस स्थानिक स्थिति में सबसे अधिक देखा जाएगा? तो याद रख लेना कि जब धारा व क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे अर्थात 90 डिग्री पर होंगे तब चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो सबसे अधिक देखा जाएगा। ठीक है, परिमाण जो मतलब बल जो रहेगा वो सबसे अधिक देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का एक अवश्य गुण क्या होता है? तो देखिए इसका अवश्य गुण क्या होगा, एक उपयुक्त धातु नमक का जली या पिघला हुआ घोल होना चाहिए, दैट मीन्स कि सॉल्टी विलियन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि पत्तियों में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक क्लोरोफिल रखता है? तो क्लोरोफिल कहाँ रखा जाता है या कहाँ पर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या है, कश्मीर क्षेत्र में मछली उत्पादन विधि जलीय कृषि द्वारा की जाती है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन साइंस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक समान त्वरण हेतु जो अपना अपन वेग समय ग्राफ बनाते हैं इसको समझ लेना। देखिए धनात्मक ढलान अगर शो कर रहा है दैट मीन्स कि त्वरण की बात की जा रही है। ठीक है, जो ग्राफ का क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र होता है इसको विस्थापन की बात करेगा, वो अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और जो ढलान रहेगा हमेशा याद रख लेना कि जो ग्राफ की ढलान रहेगी वो कैसी रहेगी, स्थिर होती है इसकी। ठीक है, याद कर लेना, इसको रट भी सकते हैं। ठीक है, महिलाओं में निषेचन आमतौर पर प्रजनन प्रणाली के किस हिस्से में होता है? तो निषेचन कहाँ होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। एक क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन ये था, अब ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया बट मैंने इसको लिख दिया है कि आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिस्थापना जो प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाना, है ना। प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंदर क्या होता है, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा समूह का दूसरे से प्रतिस्थापित होना। देखिए मान लीजिए कि अभी अभी ऊपर पढ़े हुए थे ना कि अपन ने लोहे की कील डाली कॉपर सल्फेट के विलयन पे तो वो आयरन सल्फेट बन गया, दैट मीन्स वहाँ क्या पर वहाँ पर क्या हुआ है, प्रतिस्थापन ही तो हुआ है। प्रतिस्थापन कैसे हो गया, कॉपर को प्रतिस्थापित करके आयरन ने सल्फेट बना लिया। ठीक, नेक्स्ट, जैविक आवर्धन द्वारा कीटनाशकों की अधिकतम सांद्रता किस पोषी स्तर पर होती है? तो जो कीटनाशकों की अधिकतम सांद्रता तृतीयक उपभोक्ता के अंदर होती है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे।
अब नेक्स्ट क्या है कि जब एक लकड़ी के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है, वह मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट बार हो सकता है कि पूछेगी कि क्या बनता है, तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसमें, तभी तो नया उत्पाद बना है ना। जब भी कभी नया उत्पाद बन रहा है दैट मीन्स इसकी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन कब होता है, जब नया उत्पाद ना बने, ठीक है। दैट मीन्स कि जिसको अपन रिवर्स भी कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी से है, पानी से बर्फ बना दिया, ठीक है। अब बर्फ से पानी वापस से बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, तो दैट मीन्स कि वह भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक। अगला क्या है कि द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो v वेग से चल रही है वो 25 जूल है, ठीक है। यदि वेग को अपन तिगुना कर दें तब गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो इसको सिंपली याद करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेग। तो हाफ एम वी स्क्वायर जब था तो 25 जूल इसकी क्या थी, मतलब 25 जूल था इसका गतिज ऊर्जा। अब देखिए अगर हमने वेग को तिगुना कर दिया दैट मीन्स कि हाफ एम वी की जगह 3v लिख देंगे, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगेगा। अब इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 225 जूल आएगा। लेकिन इसको सिंपली मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ कि कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्वायर कर देना है। अगर 3 बोला है तो 3 तिरका 9, तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर 4 गुना अपनी वेग बढ़ाई जाती तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 गुना हो जाती है, ठीक है। जस्ट स्क्वायर पे उतने गुना अपन को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल क्षार अभिक्रिया में घ्राण संकेतक क्या होता है, तो घ्राण संकेतक क्या होता है, प्याज का, हाँ, अम्ल क्षार विकारण में घ्राण संकेतक प्याज का अर्क होता है, ये क्षार में गंध को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 के परमाणु के आकार का निर्धारण कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आकार का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और इसकी गति अगर 3 × 10⁸ मीटर सेकंड पर सेकंड है तो आवृत्ति क्या होगी, तो देखो आवृत्ति का सूत्र होता है कि गति है चाल बटे तरंग दैर्घ्य। तो गति कितनी होगी 3 × 10⁸, और जो तरंग दैर्घ्य है तरंग दैर्घ्य को हम मीटर में बदल देंगे। तो देखो नैनोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ऐसे बदल जाएगा 6 × 10⁻⁷। फिर अब इसको मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 10⁻⁷ नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा। तो 8 और 7 15 हो जाएगा, 10⁻15 हो गया। और 1/2 मतलब 3/6 को अगर काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 × 10⁻15, ठीक है। 10⁻15 को हम 10⁻14 + 10 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो हाइड्रोमीटर है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। अमीबा को अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में मदद करती है, कौन मदद करती है, प्लाज्मा झिल्ली मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास अपना डीएनए होता है, वह 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान अगर 63 म्यू है और इसमें से 1 हाइड्रोजन व 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो शेष जो बचा हुआ तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो बहुत ईजी है। 63 म्यू बराबर 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और शेष मान लिया कि एक्स कोई तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, तो और एक ही हाइड्रोजन है इसलिए एक लिख दिया, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान एक्चुअली में 16 होता है, ठीक है। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 थिया 48। तो अब इसको जब पक्षांतर करोगे तो बचा हुआ जो तत्व है जिसको अपन ने एक्स माना है इसका परमाणु द्रव्यमान आपका निकल आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
देखिए, एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाएं 80 मीटर पर रखा गया जाता है। लेंस के दाहिनी ओर स्क्रीन पर कहाँ रखी जानी चाहिए ताकि बनी हुई छवि वास्तविक, उल्टी और समान आकार की हो। तो ये लेंस का चैप्टर है, इसको पूरा प्रॉपरली आप किसी अच्छी सी वीडियो से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ये है कि स्क्रीन को लेंस के 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रतिरोध क्या होगा। देखो, एक फॉर्मूला है, ओम का नियम है कि V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें R मतलब प्रतिरोध, R प्रतिरोध को दर्शाता है, V विभवांतर या वोल्ट को, और I धारा को दर्शाता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन सॉरी R प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई, V भी एक है, I भी एक है, इसलिए 1 ओम के प्रतिरोध उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की कई किरणें उत्तल लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तित किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या था कि वे लेंस के विपरीत दिशा में एक बिंदु पर अवसरित होती हैं। ठीक है, वो सारी एक बिंदु पर अवसरित होती हैं। नेक्स्ट, किस परिवर्तन को मानव पुरुषों में यौन परिपक्वता के हिस्से के रूप में माना जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी पुरुष अब यौन रूप से परिपक्व हो गया है। ये कब माना जाएगा, जब उसकी आवाज़ फटने लगे। दैट मीन्स कि उसकी आवाज़ में बदलाव होने लगे। तो ये हो गया हमारा 10 फरवरी की तीनों शिफ्ट का फटाफट रिवीजन। ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू हम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।